नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान हाई कोर्ट 3 दिन के लिए बंद। 17 से 19 अगस्त तक बंद रहेगा जयपुर बेंच। सोमवार को सुनाया जाना था बीएसपी विधायकों पर फैसला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ी। यूथ कांग्रेस ने राजीव त्यागी की मौत के लिए बताया जिम्मेदार। 39 थानों में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। वहीं जयपुर में स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने निकाली एकता रैली। स्कूल फीस माफ करने की मांग, कहा नो स्कूल नो फीस। पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी लेफ्ट पार्टियां। 20 से 26 अगस्त तक सूबे में करेंगी धरना प्रदर्शन। और बारिश से कई जिलों में हाल बेहाल। नदी नालों में उफान। अलग अलग जिलों में डूबने से 5 लोगों की मौत। तो स्वराज राजस्थान में आपको सूबे की हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि अचानक क्यों 3 दिनों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट को बंद करना पड़ा। साथ ही आपको बताएंगे कि हाईकोर्ट के बंद होने से किन किन बड़े फैसलों पर असर पड़ेगा। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ा है और उसकी रफ्तार क्या है। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर किसने और क्यों मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही यह भी बताएंगे कि 39 अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज क्यों कराया गया। साथ ही आपको स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का हल्ला बोल भी दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर अभिभावक क्यों कह रहे हैं नो स्कूल नो फीस। और उस आफत की बारिश की बात भी करेंगे जिसने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। और इसके अलावा कई और छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात संबित पात्रा की बढ़ती मुश्किलों की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान के 39 पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज हुआ है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों ने पात्रा पर कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। प्राथमिकी में लिखा गया है कि पात्रा ने राजीव त्यागी को इंगित करते हुए अमर्यादित जातिगत एवं धार्मिक टिप्पणी की, जिसका त्यागी पर बेहद गहरा असर पड़ा। नतीजतन उस डिबेट के कुछ वक्त बाद ही हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई। और यही नहीं, राजीव त्यागी की पत्नी भी हार्ट अटैक के लिए संबित पात्रा को ही दोषी ठहरा चुकी हैं। आपको बता दें कि एक निजी टेलीविजन पर डिबेट शो के दौरान राजीव त्यागी को हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तब से ही यह मामला गरमाया हुआ है। तो आपको इस तरह संबित पात्रा ने जो ये कृत्य किए हैं, ये पूरी तरीके से अमर्यादित है और राजनीति की शुचिता को लांघने वाला है। यूथ कांग्रेस इस पूरे कृत्य को निंदनीय मानती है और गैर इरादतन हत्या का मानती है। अतः राजस्थान के सभी 33 जिलों के अंदर यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस प्रवक्ता श्री राजीव त्यागी की गैर इरादतन हत्या के मामले में श्री संबित पात्रा के विरुद्ध एक परिवाद दर्ज करवाया है। तो कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता राजीव त्यागी की गैर इरादतन हत्या का यहां यूथ कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया। आपको बता दें राजस्थान के 39 पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कहीं ना कहीं यहां संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई। राजीव त्यागी की मौत पर आपको बता दें कांग्रेस तभी से हमलावर है जब एक निजी चैनल में एक डिबेट शो चल रहा था, जिसके बाद उस डिबेट शो में हिस्सा लेने के बाद कुछ ही देर बाद राजीव त्यागी को हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कई सवाल उठने लगे टीवी चैनलों पर चल रही जहरीली डिबेट्स को लेकर। कौन आखिर जिम्मेदार है इसका, कई सवाल ऐसे बने हुए हैं अभी भी। हमारे साथ चर्चा और बातचीत के लिए अर्चना शर्मा नेता कांग्रेस जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, यहां बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के ऊपर कड़ा एक्शन लेती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे क्यों 39 राजस्थान के 39 पुलिस स्टेशंस में ये एफआईआर दर्ज कराई गई। देखिए, हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी अकाल मृत्यु हुई है और उनके कोई ऐसा पहले से कोई रोग भी नहीं था। और जहां तक हम समझते हैं कि टीवी चैनल पर वो डिबेट में गए थे और उस समय जिस प्रकार की छीटाकशी हुई, तंज कसा गया और जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो आहत हुए उससे। और मुझे लगता है कि उससे ही वो विचलन पैदा हुआ उनमें और ये उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि कांग्रेस जन जो है उद्वेलित होंगे और उद्वेलन स्वाभाविक इसलिए भी है
क्योंकि एक वरिष्ठ नेता को इस तरह से खो देना और एक ऐसे प्रवक्ता जिसने हर मर्यादा का हनन किया, शुचिता को एकदम खत्म करके और इस तरह के कमेंट्स किए उस टीवी डिबेट में आहत होकर के, और उनको जो पीड़ा पहुंची या उनको जो आघात पहुंचा उससे उनकी मृत्यु हो गई जी। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ टीवी डिबेट को भी एक माध्यम बना लिया गया, जिसके माध्यम से इस प्रकार की भाषा का उपयोग होता है जो कह सकते हैं कि गरिमा का हनन की श्रेणी में आता है जी। तो अर्चना जी यहाँ आप कह रही हैं कि ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से वो इतना प्रोवोकिंग से बात करते हैं इन डिबेट्स के अंदर, उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, यहाँ यूथ कांग्रेस ने राजस्थान के 39 स्थानों में मुकदमा दर्ज कराया है, कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई। देखिए, मुश्किलें नहीं, लेकिन देखिए आज मानवता के कारण आपने देखा कि जिस डिबेट में थे, डिबेट में होने के जस्ट बाद उन्होंने खुद ने जो है ट्वीट करके कहा, और एक बड़ी जो है दुखद घटना थी जिसको भी सभी लोगों ने जो है, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक रूप से ऊपर उठ करके जिस भी लोगों ने सुना, निश्चित रूप से जो है वो एक जो है हृदयविदारक घटना थी कि इस तरीके से जो है वो घटना घट गई। लेकिन इसको भी जो है मेरे ख्याल में राजनीतिक रूप देना, राजनीतिक कलर देना, वो लोग जो बेसिकली गृह मंत्री के लिए जिस शब्दों का उपयोग करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए जिस शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी चीजों पर जो जहां पर जो है आज जो है संवेदना होनी चाहिए, लोगों को जो है इस चीज की होनी चाहिए, वहां भी राजनीति का खेल खेला जाए तो मैं क्या नहीं गलत है। लेकिन हाँ, आज उनकी जो मृत्यु हुई उससे निश्चित रूप से एक पार्टी को नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ सभी लोगों को, जो लोग भी डिबेट देखते हैं, जो लोग भी डिबेट सुनते हैं, जो लोग भी डिबेट जो है लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, उन सभी लोगों को दुख हुआ इस चीज का। और खुद संबित पात्रा से लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को अर्चना जी, यहाँ पंकज जी कहते हुए कि बहुत से लोगों को यहाँ दुख पहुंचा है। राजीव त्यागी जी की जब खबर आई थी तो उसके बाद संबित पात्रा का ट्वीट भी आया था जिस पर वो शोक व्यक्त कर रहे थे, लेकिन आपका क्या कहना है अर्चना जी इस पर? देखिए, वो अपराध बोध की स्थिति होती है तब व्यक्ति को महसूस होता है कि हाँ, कुछ मुझसे गलती हुई है। शोक व्यक्त करना तो एक सामाजिक परंपरा है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल डिबेट्स में, ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी की बात नहीं मानेंगे तो राष्ट्रद्रोही है, और जो बात ये कह दें वही बात सही है, बाकी सारी बातें गलत हैं। तो ऐसी स्थितियां बहुत ही खराब हैं, और इसके लिए समय पर जो सभी लोग हैं उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त भी की हैं कि आजकल ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि डिबेट्स भी पार्टी सरकार के प्रचार का माध्यम बन गया है, और क्रिटिसिज्म या फिर डिसेंट को ये लोग कहते हैं कि एंटी नेशनल है। ये परिस्थितियां सुखद नहीं है। पंकज जी, सवाल यही है कि उस टाइम पर क्यों नहीं ये ऐसी एक विवेक रखा जाता कि किस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरीके की टिप्पणियां करनी चाहिए, किसी को किसी तरीके से प्रवोक नहीं करना चाहिए, खासतौर पर धर्म और जाति को लेकर। बाद में तो चलिए उन्होंने बात कही, उन्होंने शोक व्यक्त किया, वो तो बहुत ही स्वाभाविक भी था। आपको नहीं लगता कि पहले ही अपनी बातों पर, अपनी शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए जब भी हम किसी डिबेट में ऐसे भाग लेते हैं? मैंने पहले भी कहा ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कितनी डिबेट सुनना चाहेंगे जिसके अंदर जो है गृह मंत्री जी को क्या कहा, राजस्थान के नेता को, राजस्थान के जो लोग नेता हैं वो लोग क्या कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस चीज को जो है खाली पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर अपराध बोध है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि क्या किसी की मृत्यु पर जो है दुख व्यक्त करना अपराध बोध कहलाता है? क्या किसी के घर के अंदर किसी परिवार की व्यक्ति की कोई मृत्यु हो जाए या ऐसी चीज हो जाए तो क्या अपराध बोध है ये? और मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि किस तरीके का जो है आज भी जो है, जिस तरीके से अर्चना जी कह रही है, अर्चना जी बहुत सोबर हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज कह रहे हैं अपराध बोध, आज ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस तरीके का आज जो है महामारी फैली हुई है, जिस तरीके से है, इसके बाद भी आप इस तरीके के शब्दों का उपयोग करें। देखिए, जो कुछ भी है लोगों ने कोई सब लोगों ने देखा पंकज जी उस डिबेट को, अर्चना जी उस डिबेट को, और जिस तरीके से व्यक्तिगत तरीके से भी अटैक किया गया था एक पार्टी के नेता की तरफ से दूसरे पार्टी के नेता को, वो भी सब लोगों ने देखा। और कहीं ना कहीं ये सवाल यहाँ पे जरूर खड़ा होता है कि किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल, किस तरीके से आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करें, उसके ऊपर भी एक तरीके से अपना कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये भारी पड़ जाता है कई नेताओं पर। और जैसे कि हमने देखा कि राजीव त्यागी जी की मौत हो गई, और उस टीवी डिबेट के बाद जिस तरीके से उनकी मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत से सवाल उठते हैं। और यहाँ कांग्रेस एक्शन में आती हुई यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पर राजस्थान के 39 पुलिस थानों में संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज कराया। तो कहीं ना कहीं यहाँ संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ते आगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर 20 से 26 अगस्त तक पूरे राजस्थान में प्रदर्शन करेगी, और ये जानकारी राजस्थान CPIM के राज्य सचिव और पूर्व विधायक कॉमरेड अमरा राम ने दी है।
उन्होंने झुंझुनू के शिक्षक भवन में एक बैठक को संबोधित किया और बताया कि 20 से 26 अगस्त तक हर वर्गों की मांग को लेकर सीपीआईएम पूरे राजस्थान में प्रदर्शन करेगी। इस दौरान आपको बता दें कि तेल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ भी जोरदार आवाज उठाई जाएगी। तो आपको बता दें कि सीपीआईएम तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर 20 से 26 अगस्त तक पूरे राजस्थान में प्रदर्शन करेगी और ये जानकारी राजस्थान सीपीआईएम के राज्य सचिव और पूर्व विधायक कॉमरेड अमराराम ने ही दी है। इस पेट्रोल डीजल के जिससे खजाना केंद्र और राज्य सरकार दोनों भर रही है, 25 रुपया से 26 रुपया उसकी प्राइस है, लागत मूल्य है और 84 रुपये। कई शहरों में तो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा डीजल, तो आम जनता की महंगाई बढ़ेगी और निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून को समाप्त करने का जो अध्यादेश लेके आई है, एक हफ्ता 20 से 26 अगस्त तक हम पूरे देश में इस मांगों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के मैदान में जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके चलते अब हाईकोर्ट की जयपुर बेंच अब 3 दिन बंद रहेगी। दरअसल मुख्य न्यायाधीश ने 15 अगस्त के दिन सेशन कोर्ट के कार्यक्रम में शिरकत की थी। ऐसे में हाईकोर्ट में कैंप लगाकर सभी की कोरोना जांच की जाएगी। तो आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में 3 दिन तक कामकाज बंद रहेगा और यहां पर खबर यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत महांती, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इसके बाद अब हाईकोर्ट की जो जयपुर बेंच है वो 3 दिन तक बंद रहेगी। दरअसल मुख्य न्यायाधीश ने 15 अगस्त के दिन सेशन कोर्ट के कार्यक्रम में शिरकत की थी और ऐसे में हाईकोर्ट में कैंप लगाकर सभी की कोरोना जांच की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, राजस्थान हाईकोर्ट में 3 दिन तक कामकाज बंद रहेगा। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अगले 3 दिन में कौन कौन से ऐसे अहम केसेस थे जिन पर सुनवाई होनी थी? देखिए, सबसे बड़ा जो मामला था सुनवाई के लिए वो तो यही था जिसमें बसपा का जो कांग्रेस में विधायकों का जो कांग्रेस में विलय हुआ था, इस मामले की सुनवाई भी, उसका फैसला जो है वो कल सोमवार को आना था, लेकिन अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फैसला लिखा जाना जब लिखा जा रहा था फ्राइडे को, तब पूरा नहीं लिखा जा सका। ऐसे में सोमवार तक के लिए टाला गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट में जब काम नहीं होगा तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि ये मामला 3 दिन बाद ही इस मामले का जो है फैसला आएगा। हालांकि इस पर बहस पूरी हो चुकी है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला लिखा जाना बाकी रह गया था और ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि भाजपा के विधायक मदन दिलावर की ओर से और बसपा के पार्टी की तरफ से भी जो है अलग अलग याचिका जो दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई पिछले कई दिनों से हो रही थी। ये एक महत्वपूर्ण मामला था जिसकी सुनवाई अभी सोमवार को होनी थी, लेकिन अब क्योंकि कोरोना की वजह से अब 3 दिन का काम हाईकोर्ट में नहीं होगा, ऐसे में इसके सहित और भी कोई महत्वपूर्ण जो मामले हैं वो अब 3 दिन बाद ही सुने जा सकेंगे। जी, तो 17 से 19 अगस्त तक जयपुर बेंच बंद रहेगा, हाईकोर्ट की कार्यवाही बंद रहेगी। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को बीएसपी विधायकों का जो मुद्दा था, उनके विलय का मुद्दा था, उस पर सुनवाई होनी थी, उस पर फैसला सामने आना था। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बीकानेर में फिर लॉकडाउन। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-story library, India's largest auditorium, everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800 300 26072.
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया पाली पहुंचे हैं। पाली लॉटरी क्लब पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान पाली के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपने भाषण में पाली की जनता का आभार जताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सैनिटाइजर का उपयोग आप करते ही होंगे, करना ही चाहिए, नहीं तो साबुन से भी काम चल सकता है। और साबुन तो ऐसी चीज है अपन चाय चीनी की तरह पड़ोसी से भी मांग सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सैनिटाइजर का उपयोग आप। और वहीं राजस्थान के बीकानेर में बेकाबू कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने एक बार फिर लॉकडाउन का सहारा लिया है। कलेक्टर नमित मेहता के आदेश पर पहला संडे लॉकडाउन 16 अगस्त को शुरू हुआ। वहीं लॉकडाउन वैसे तो शनिवार शाम 6 बजे से शुरू हो गया, लेकिन असली रंग रविवार को देखने को मिला। सड़कों पर रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक से लेकर दूध बेचने वालों की बाइक, सब्जी के ठेले नजर नहीं आए। बाजार से लेकर गली मोहल्ले तक में कोई दुकानें नहीं खुली। मेडिकल के जो शॉप्स और जो दूध की शॉप्स हैं उनको फ्री रखा गया है ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। बाकी व्यवस्थाएं दुकानों में जनता का पूरा सहयोग है और हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो थोड़े बहुत व्हीकल वगैरह जो, हालांकि वो दवाइयों वाले और उनकी चेकिंग भी हो रही है, अगर इसके अलावा कोई मिलता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और वहीं राजस्थान में कोरोना के 687 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 60,000 के पार पहुंच गई है, जिनमें 14,265 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 875 हो गया है। आपको बता दें कि 5 जून को राज्य में मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंची थी। फिर 30 दिन बाद यानी 5 जुलाई को राज्य में मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंची और इसके 15 दिन बाद ही 20 जुलाई को 30 संक्रमितों की संख्या 30,000 हो गई। आपको बता दें वहीं अब महज 10 दिन में 30 जुलाई को मरीजों की संख्या बढ़कर 40,000 के पार पहुंच गई है। 9 दिन बाद 8 अगस्त को 50,000 के पार पहुंच गई, जो अब 8 दिन में 60,000 के पार पहुंच गई। राज्य में अब तक 18 लाख से ज्यादा सैंपल जांचे जा चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज अभिभावक एकता रैली निकाली गई और ये रैली जवाहरलाल नेहरू मार्ग वाले शिक्षा संकुल से लेकर महात्मा गांधी सर्किल तक निकाली गई। नो स्कूल नो फीस की मांग करते हुए अभिभावक एकजुट हुए। इनका कहना है कि कोरोना की वजह से सभी तरह के काम धंधे बंद पड़े हैं, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, स्कूल भी अभी तक बंद हैं और इसके बावजूद भी स्कूल संचालकों की तरफ से लगातार फीस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। अभिभावकों ने सरकार से अपील की है कि वे अभिभावकों की पीड़ा समझें और उनकी बात मानें। व्यापार भी नहीं चल रहा, कमाई आधी रह गई है। अभिभावकों की बात को सुनी जाए, उनके साथ बैठा जाए, प्रेम से कोई रास्ता निकला जाए, जो कि इस कोविड के दौर में प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है, हम सबको मिलकर इस जंग को जीतना है, तो इस जंग को प्रेम से जीता जाता है। उस प्रेम के माध्यम से आज हमारे हाथ में गुलाब का फूल भी इसीलिए है कि हम यहाँ कहीं विरोध के रूप में उग्रता से नहीं, हम निवेदन के रूप के अंदर आए हैं, क्योंकि हम बच्चों के पेरेंट्स हैं। संस्कार और संस्कृति की जिम्मेदारी हमारी भी है, हमारी बातों को ढंग से सुना जाए। अब बात झुंझुनू की, जहां आबकारी विभाग और पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस ने एक अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी की और इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। इसी के साथ हजारों की संख्या में राजस्थान गंगानगर शुगर मिल मार्के के लेबल और ढक्कन छापेमारी के दौरान मिले हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि अवैध शराब बनाने की ये फैक्ट्री चूरू बाईपास पर केके कॉलोनी के सामने एक मकान में चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
और वहीं राजस्थान के टोंक में शनिवार शाम सहोदरा नदी पुलिया से 2 अलग अलग घटनाओं में 4 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। तेज उफान में बहे चारों लोगों में से 2 युवकों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है और मिली जानकारी के अनुसार पीपलू उपखंड के जवाली गांव के पास तेज धारा में बहे 2 लोगों को गांव वालों ने बचा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पीपलू थाना क्षेत्र के अलावा एसडीएम पीपलू रवि वर्मा और टोंक से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कई घंटों की तलाश के बाद भी बाकी के दोनों युवकों का पता नहीं चल पाया। राजस्थान में मॉनसून अपने पूरे उफान पर है। हाल ही में हुई भारी बारिश जयपुर का हाल बेहाल कर चुकी है। जयपुर के कई निचले इलाकों और कच्ची बस्तियों में अब भी पानी भरा हुआ है। ऊपर से 2 दिन तक भारी बारिश जारी रहने का अलर्ट लोगों को डरा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, टोंक, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं जोधपुर के बलदेव नगर में बालकनी गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि घर में एक बिल्ली घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसे भगाने के लिए वो बालकनी में गए और इसी दौरान बालकनी भर कर गिर गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक का नाम अशोक है और वो राजस्थान डेयरी में केमिस्ट के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि अगले साल ही वो रिटायर होने वाले थे। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।